विशाल और नैना अपने 10 साल के बेटे मोहित के साथ चंदनपुर गांव आए थे। कार में बैठा मोहित खिड़की से बाहर हर एक घर और हर एक इंसान को गौर से देख रहा था। सभी घरों की बनावट पुराने जमाने की थी और लोगों का पहनावा भी बिल्कुल मॉडर्न नहीं था। पापा, ऐसा लग रहा है जैसे हम 30 साल पीछे चले आए हैं। ऐसा तो मैंने सिर्फ पुरानी फिल्मों में ही देखा है। इसका मतलब है तुमको यहाँ पर एक्सप्लोर करने को काफी चीजें मिलने वाली है। हाँ, सही कहा आपने। कुछ देर बाद वो एक बड़े घर के सामने पहुंचे। ये तीनों कार से बाहर निकले और विशाल बोला, ये वही घर है जहाँ हम रुकने वाले हैं। कैसा लगा तुम लोगों को? पापा, बाहर से तो अच्छा है, जल्दी से अंदर चलिए ना। आई एम सो एक्साइटेड। चलो चलते हैं। विशाल ने जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला तो पाया घर अंदर से भी बहुत अच्छा था। वाह, बहुत आलीशान बना हुआ है, जैसा कि मैं चाहता था। मोहित ड्राइंग रूम की हर एक चीज को देखने लगा। उसने अपने लिए एक अलग कमरा चुन लिया और दूसरे कमरे में विशाल और नैना ठहर गए। बस अब सो जाता हूँ, कल सुबह होते ही पापा के साथ बाहर घूमने निकलूंगा। ये कहते हुए मोहित खुश होकर सो गया। सुबह उठकर तीनों ने नाश्ता किया और फिर मोहित विशाल के साथ घूमने निकल पड़ा। इन्होंने गांव की काफी चीजें घूमी और शाम होने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के पास कुछ लोग आग जलाए हुए बैठे हैं। विशाल और मोहित भी उनके पास जाकर बैठ गए तो वे लोग इनको गौर से देखने लगे। आप लोग शहर से आए हो ना? कल मैंने आपको गाड़ी से आते हुए देखा था। जी हाँ, मेरा नाम विशाल है और ये मेरा बेटा मोहित। इसी का मन था कि अपनी छुट्टियों को गांव में बिताए। मेरा नाम नट्टू है, सब लोग नट्टू काका के नाम से पुकारते हैं। नट्टू काका, हमें बताइए ना कि गांव में कुछ घूमने लायक चीज है क्या जो कि हिस्टोरिकल हो? यहाँ पर एक मंदिर और एक बाग है, वहाँ आप लोग जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ मंदिर और बाग? वो खंडर भी तो है ना? नट्टू काका मदन लाल के बीच में बोलते ही उसको घूरने लगे। तुमसे किसी ने पूछा क्या? वो जगह जाने लायक नहीं है। नट्टू काका, ये कौन से खंडर की बात कर रहे हैं? यहाँ सैकड़ों साल पहले कोई महल हुआ करता था, वहाँ आज एक खंडर बन चुका है। अरे वाह पापा, फिर तो हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। नहीं, ऐसा सोचना भी मत। उस खंडर के अंदर जो भी जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। तुम भी मत जाना वहाँ। ये सुनकर मोहित और विशाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और विशाल बोला, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम नहीं जाएंगे वहाँ। उसके बाद उन लोगों में काफी देर तक बातें हुई और फिर सभी अपने अपने घरों को चल दिए। विशाल और मोहित मदन लाल के पीछे रवाना हुए। फिर अकेले पाकर विशाल ने उसको रोका। जरा सुनिए भाई साहब। अरे, आप लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्या आप हमें उस खंडर तक लेकर चलेंगे? ये कहते हुए विशाल ने उसे 500 का नोट दिखाया। मदन लाल के चेहरे पर मुस्कान छलक आई और वो उनको जंगल के रास्ते होते हुए उस खंडर की तरफ ले गया। चारों तरफ जंगल था और बीच में वो महल का खंडर बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। पापा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर जाना ठीक नहीं होगा। अरे अंकल, आप क्यों डर रहे हैं? कुछ नहीं होगा। मेरा फर्ज था बताना, तो मैंने बताया। अब अगर आप जिंदा वापस बाहर आ जाओ तो गांव वालों को मत बताना कि मैं तुमको यहाँ लाया था। ये कहकर मदन लाल वहां से चला गया और ये दोनों अब खंडर में घुस गए। इन्होंने यहाँ काफी पुरानी और शाही चीजें देखी और मोहित ने उन सभी की फोटोज निकाली। अब चले मोहित, बहुत टाइम हो गया। नहीं पापा, कम से कम एक कमरे में तो हमें चलकर देखना चाहिए, वहाँ क्या क्या नजर आता है, फिर निकल जाएंगे। विशाल और मोहित अब एक कमरे में गए जहाँ इनको एक ताबूत रखा हुआ नजर आ रहा था। अरे वाह पापा, देखो एक ताबूत। मोहित भागकर ताबूत के पास पहुंचा। इसके अंदर क्या होगा पापा? पता नहीं क्या होगा, पहले के लोग पता नहीं क्या क्या बेवकूफी किया करते थे। फिर तो देखना ही चाहिए। ये कहकर मोहित ने ढक्कन खोलना चाहा, लेकिन वो उसको नहीं खोल पाया। फिर विशाल ने हाथ लगाया और दोनों ने मिलकर उस ताबूत का ढक्कन हटा दिया। उसके हटते ही कई सारे कॉकरोच उसके अंदर से निकले। अरे डरो नहीं चैंप। उन्होंने देखा कि उस ताबूत के अंदर एक हैवान बंद था जिसका शरीर लाल था, नाखून बहुत पहने थे, सर पर एक भी बाल नहीं थे, जिससे वो बहुत भयानक लग रहा था। पापा, आपको क्या लगता है, क्या ये इस महल का राजा हुआ होगा? लेकिन राजा की लाश को ऐसे ताबूत में रखने का क्या मतलब होगा? मोहित उस लाश की मोबाइल में फोटो खींच रहा था।
तभी अचानक से उस हैवान ने आंखें खोली और मोहित की कलाई पकड़ ली। पापा, मोहित! विशाल और मोहित दोनों का शरीर थर थर कांपने लगा। विशाल ने बड़ी मुश्किल से मोहित का हाथ छुड़ाया और दोनों वहां से इतनी तेज भागे कि सीधा खंडर के बाहर आ निकले। बेटा, रुको मत! ये दोनों बहुत ही डरी हुई हालत में भागते हुए घर पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि मोहित की कलाई से खून बह रहा था। अरे मोहित, ये तुम्हारी कलाई पर चोट कैसे आई? इन दोनों ने अब नैना को सच सच बता दिया। नैना को इस बात पर गुस्सा आया और उसने झुंझलाते हुए मोहित को पट्टी बांधी। फिर डिनर करने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में पहुंच गए। कुछ देर बाद मदनलाल अपने हाथ में 500 का नोट लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा था। आज तो दिवाली मन गई। अब इन पैसों से मस्त दारू खरीदूंगा और खूब मजे करूंगा। वो जंगल के रास्ते से होता हुआ ठेके पर जा रहा था। तभी उसको किसी जानवर के जोर जोर से सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नजर आया कि उससे कुछ ही दूरी पर झाड़ियां हिल रही है। उसने हिम्मत करके उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो एक बेहद भयानक सा दिखने वाला हैवान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर लाल था, आंखें नीली और दांत भेड़ियों के जैसे थे। वो आधा जानवर और आधा इंसान लग रहा था, जिसका सामना करते हुए मदन का दिल दहल उठा। उसका शरीर कांपने लगा और मुंह से चीख निकल पड़ी। तभी उस हैवान ने मदनलाल पर हमला किया और उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। अगले दिन गांव में जब ये खबर फैली कि मदनलाल की मौत हो चुकी है तो सभी उसकी लाश का मुआयना करने पहुंचे। उसकी लाश की हालत देखकर नट्टू काका की आंखें फट पड़ी। ये काम किसी जानवर का नहीं है। जरूर किसी ने उस हैवान को जिंदा कर दिया है। आप किस हैवान की बात कर रहे हैं नट्टू काका? वो हैवान जो खंडर के अंदर कैद था। लेकिन नट्टू काका, इसके बारे में तो गांव के सभी लोग जानते हैं। वहां जाने की हिम्मत कौन कर सकता है भला? इस पर नट्टू काका ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया। वो शहर से आया परिवार, वही उस खंडर में जाने की बात कर रहे थे। अब नट्टू काका गांव के कुछ आदमियों के साथ विशाल के घर पहुंचे। विशाल और उसका परिवार गांव वालों को अचानक घर के सामने देख अचंभे में पड़ गए। तुमने मना करने के बावजूद भी उस खंडर में कदम रखा। इस पर विशाल ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, हम भला वहां क्यों जाएंगे? तुम गए हो। गांव के कुछ लोगों ने तुमको उस तरफ से आते हुए भी देखा था और कल ही रात मदनलाल की मौत भी हो गई है। इस पर विशाल की आंखें हैरानी से फटी रह गई और फिर नट्टू काका ने उससे कहा, वो हैवान अब हर रात जाग उठेगा और हम सबके सर पर मौत का खतरा बन के मंडराएगा। तुम लोग अभी के अभी यहां से चले जाओ। उसका क्या करना है वो हम अपने आप देख लेंगे। यह सुनकर विशाल को बहुत अजीब लगा। गांव के लोगों ने उसको सजा देने की जगह वहां से जाने के लिए क्यों कहा? लेकिन उसकी गलती थी, इसलिए वो चुपचाप उसी समय अपने परिवार के साथ गांव से निकल गया। तुमने ये ठीक नहीं किया विशाल। बेचारे गांव वालों को तुमने इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। मुझे भी बहुत गिल्टी फील हो रही है। मैं बिना कुछ किए यहाँ से नहीं जाने वाला। क्या कर सकते हो अब तुम? नट्टू काका ने कहा था कि वो हैवान सिर्फ रात में ही जिंदा होता है। मैं दिन में ही उसको खत्म कर दूंगा। विशाल वापस खंडर में पहुंचा। उसने डिक्की में पड़ी पेट्रोल की बोतल निकाली और फिर खंडहर के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने ताबूत को हल्का सा खोलकर देखा तो उस हैवान की लाश अभी भी उसके अंदर ही थी। उसने पेट्रोल डाला और तिल्ली दिखाकर उसमें आग लगा दी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैना भी अब अच्छा महसूस कर रही थी कि जो परेशानी उनकी वजह से शुरू हुई थी, अब विशाल ने उसका खात्मा भी कर दिया। ये लोग अब अपने शहर पहुंचे और शाम होने तक अपने घर भी पहुंच गए। भैया, आपने बताया नहीं आपका गांव का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस पर विशाल ने कह दिया कि वहां सब कुछ बहुत अच्छा था। डिनर के बाद विशाल और नैना अपने कमरे में चले गए। निशा और मोहित एक ही कमरे में सोते थे तो वो भी अपने कमरे में पहुंचे। कुछ घंटों बाद जब विशाल और नैना दोनों ही नींद में थे तो उनको किसी जानवर के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें आने लगी और वो चौंकते हुए जाग उठे। ये किसकी आवाज है? चलो देखते हैं। ये दोनों कमरे से निकले और गौर करने पर पाया कि ये आवाज मोहित के कमरे से आ रही थी। ओह नो, ये तो मोहित के कमरे से आ रही है।
वो दोनों भागकर मोहित के कमरे में पहुंचे और वहां जाकर जो उन्होंने देखा उसे देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। मोहित, जो कि उनका मासूम सा बच्चा था, उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी, दांत भेड़ियों के जैसे हो गए थे, और सबसे खौफनाक दृश्य यह था कि वो अपनी बुआ की लाश के सीने से मांस नोच नोच कर खा रहा था।